गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं जगदीश पंचाल, क्लास 12 बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8 हम स्टडी कर रहे थे। आज हमारा जो पॉइंट्स है एलर्जी। एलर्जी क्या है? एक कॉमन नेम है, सभी लोग जानते हैं, एलर्जी वर्ड का यूज करते हैं। एलर्जी पहले शब्द किसने दिया वो आपको मैं बताऊंगा। एलर्जी शब्द 1905 में फ्रॉन फिरके नामक वैज्ञानिक ने दिया। फ्रॉन फिरके नामक वैज्ञानिक ने एलर्जी शब्द को है वह दिया। एलर्जी कुछ पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील होना क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। कुछ पदार्थों के प्रति अत्यधिक अति संवेदनशील होना क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाना है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसके प्रति अपन हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, अति संवेदनशील हो जाते हैं। तो अति संवेदनशील होने को अपन क्या कहा जाता है? एलर्जी कहा जाता है। और जो एलर्जी को उत्पन्न करते हैं उसे एलर्जन कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? एलर्जन कहते हैं। एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं दिस कॉल्ड एट एलर्जन। इसको क्या नाम दिया जाता है? एलर्जन कहा जाता है। जैसे कार्बन के पार्टिकल्स, जैसे कार्बन के कण ठीक है, कार्बन कण में यानी डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो एलर्जी का एक है वह कारण बन जाते हैं। कुछ पराग कण होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, वो भी एलर्जी का कारण बनते हैं। बहुत सारे लोगों को है वह पराग कण से है वह सर्दी जुकाम एलर्जी का है वह कारण बन जाते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो एलर्जी का कारण बन जाते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, कुछ औषधियाँ होती है जो एलर्जी का कारण बन जाते हैं कि हाँ लोग ये दवाई खाते हैं तो उनको एंटी रिएक्शन यानी रिएक्शन होने की जो है वह संभावना है वो होती है, यानी उनके बॉडी के विपरीत है वह प्रभाव दिखाई देने है वह शुरू हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार के है वह पदार्थ होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इन एलर्जी उत्पन्न करने को अपन क्या नाम दिया जाता है? एलर्जन कहा जाता है। एलर्जी में जो मास्ट कोशिकाएं होती है, मास्ट कोशिकाओं द्वारा हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रवण होता है। तो मास्ट कोशिकाएं द्वारा होती है, शरीर के अंदर जो मास्ट कोशिकाएं होती है, ये मास्ट कोशिकाएं एक तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रवण करती है। एक तो हिस्टामिन और सेकेंड होते सीरोटोनिन। ये मास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। हिस्टामिन और सीरोटोनिन का है वह स्रवण करती है। सीरोटोनिन जो भोजन से निकलने वाली एक प्रकार की एलर्जी है। इस प्रकार की जो है वह भोजन के अंदर है वह पाई जाने वाली जो एलर्जी का रूप होता है वो कौन सा बनता है? सीरोटोनिन होता है। कभी कभी शरीर के अंदर है वह पेशीय संकुचन पैदा हो जाता है और कभी कभी एलर्जी इतनी है वह घातक हो जाती है, इतनी है वह हार्मफुल हो जाती है कि व्यक्ति को है वह मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो मास्ट कोशिकाओं के द्वारा हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रवण होता है। सीरोटोनिन जो भोजन में मिलने वाली है वह एलर्जी है। इस प्रकार की जो एलर्जी है वह कभी कभी इतनी खतरनाक हो जाती है कि है वह अपन कहते हैं कि एलर्जी के कारण व्यक्ति की है वह डेथ हो जाती है। तो एलर्जी जो उत्पन्न करते हैं उससे अपन क्या नाम दिया जाता है? एलर्जन कहा जाता है। तो एक छोटा सा पॉइंट था ये कि एलर्जी क्या है। तो एलर्जी शब्द फ्रॉन फिरके ने दिया था। फ्रॉन फिरके 1905 द वर्ड इज गिवन ऑफ एलर्जी। कुछ पदार्थों के प्रति अत्यधिक रूप से संवेदनशील होना एलर्जी कहलाता है। द हाइपर सेंसिटिव ऑफ द
फूड पार्टिकल्स एंड इन्वायरमेंट दिस कॉल्ड एट एलर्जी। एलर्जी जो उत्पन्न करते हैं उसे एलर्जन कहा जाता है। अब एलर्जन के कौन कौन से कारण हैं, तो अपन देखते हैं कि कार्बन के पार्टिकल्स, कुछ परागकण जिसके परिणाम स्वरूप है वह पोलन ग्रेन होते हैं, वो पोलन ग्रेन वायु में है वह बिखेर जाते हैं और एलर्जी उत्पन्न करने का काम करते हैं। कुछ मेडिसिन होती है, वो दवाइयों का उपयोग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना रहती है, उसकी बॉडी पे रिएक्शन होने की संभावना रहेगी। इसके बाद मास्ट कोशिकाओं के द्वारा हिस्टामिन और सीरोटोनिन का स्रवण होता है जो एलर्जी उत्पन्न करने का काम करते हैं। और सीरोटोनिन जो भोजन से निकलने वाली एक प्रकार की एलर्जी का रूप होती है। कभी कभी कुछ जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसका अपन यूज़ करते हैं तो व्यक्ति को है वह एलर्जी उत्पन्न करती है, यानी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है, व्यक्ति को कुछ न कुछ इफेक्ट है वो बॉडी के अंदर है वह दिखाई देते हैं, तो ये एलर्जी कहलाती है। अब एलर्जी कभी कभी ऐसी डेंजरस स्टेज में हो जाती है कि व्यक्ति की डेथ का एक प्रकार का है वह रीजन बन जाता है, तो इसे अपन क्या कहा जाता है, एलर्जी। तो पूछा जाता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स अबाउट एलर्जी। एलर्जी क्या है इसके बारे में शॉर्ट टिप्पणी कीजिए, तो आपको है वो लिखना है। इसके बाद हम अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस, अगला पॉइंट हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस ये एक वायरस जनित रोग है तथा इसे लैंगिक संचरित भी रोग भी कहा जाता है। दिस इज वायरल डिजीज, ये एक वायरस संचरित रोग है, इसे लैंगिक संचरित रोग भी कहा जाता है। लैंगिक संचरित रोग भी इसी को है वह जाना जाता है। तो वायरल डिजीज हेपेटाइटिस और लैंगिक संचरित के नाम से जाना जाता है। इसका जो संबंध होता है वह बॉडी के लीवर वाले पार्ट से होता है, यानी लीवर सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उससे है वह इसका है वह संबंध होता है। इस रोग में हेपेटाइटिस के 6 प्रकार पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस के 6 प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस क्या होता है, जी। तो हेपेटाइटिस के कितने टाइप होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड जी। उसमें हेपेटाइटिस बी जो होता है वह सर्वाधिक खतरनाक होता है। सबसे डेंजरस अगर कोई होता है वो हेपेटाइटिस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी। सबसे खतरनाक जो होता है वह हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक होता है। कैसे होता है, क्या होता है, अभी पढ़ेंगे अपन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अंदर। अब इस रोग में रोगी व्यक्ति की त्वचा, नाखून और मूत्र का जो रंग है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। इस रोग में के दौरान पेशीय संकुचन, थकान, भूख न लगना, पेट दर्द, शारीरिक कमजोरी आदि है वह दिखाई देते हैं। यानी इस रोग में व्यक्ति को आँखों का जो रंग है, आँखें है वह पीले, इसके बाद नेत्र का रंग यानी पीला, मूत्र का रंग येलो और नाखून जो होते हैं वो येलो है वह दिखाई देते हैं। और इसका संबंध है वह हमारा अपन माना जाता है लीवर से माना जाता है, भूख न लगना, इसके बाद है वह पेट दर्द होना, आंतों में सूजन होना, इस प्रकार के डिस इफेक्ट है वो बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। अब हेपेटाइटिस ए और बी, हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक है। हेपेटाइटिस ए के बारे में स्टडी करेंगे तो हेपेटाइटिस ए देखना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए का जो सामान्य नाम है वो अपन कहते हैं पीलिया। जो नॉर्मली रूप से जो वे लोगों को होता है जॉन्डिस, जॉन्डिस जिसे अपन कहते हैं पीलिया, तो हेपेटाइटिस ए को अपन सामान्य रूप से पीलिया कहा जाता है। ये कम घातक होता है और इस रोग में लीवर होता है वो डैमेज होने की संभावना रहती है। ये कम घातक होगा, कम घातक होता है और इसमें प्रभावित जो अंग होता है
वो कौन होता है, हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, लीवर होता है। अब इसका मुख्य जो कारण माना जाता है, दूषित भोजन और जल के माध्यम से इस रोग के है वह वायरस विषाणु है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो मैंने बता दिया आंखों का रंग यानी नेत्र, इसके बाद मूत्र का रंग और हमारे जो नाखून है वो कैसे दिखाई देते हैं, येलो दिखाई देते हैं। बार बार मूत्र को बॉडी से बाहर है वो विसर्जित किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस रोग के लक्षण धीरे 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 कम हो जाते हैं। व्यक्ति को 4-5 दिन तक भोजन अच्छा नहीं लगेगा, खाना है वह सही ढंग से नहीं खा पाता है। इसके बाद पेट दर्द होने की संभावना रहती है और कुछ शारीरिक थकावट होती है। इस प्रकार के सिम्टम्स इसके अंदर हेपेटाइटिस ए में देखे जाते हैं, बट नॉर्मली है, जिसको पीलिया कहा जाता है, और 5-7 दिनों के बाद ये वापस व्यक्ति जैसा है वैसा नॉर्मली रूप से हो जाता है। तो हेपेटाइटिस ए है वह कम घातक माना जाता है कंपेरिजन टू हेपेटाइटिस बी। इसके बाद हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको पढ़ना है कि हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक है, इसे यकृत शोथ भी कहा जाता है। सबसे खतरनाक है, इसे यकृत शोथ कहते हैं। यकृत शोथ भी है वह कहा जाता है। इस विषाणु की जो खोज है 1965 में डॉक्टर ब्लूमबर्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी में खोजी गई, इसलिए इसे ब्लूमबर्ग या इसे ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी कहा जाता है। सबसे पहले इसको ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी के अंदर इस डिजीज को है वह देखा गया था। किस वैज्ञानिक के द्वारा? ब्लूमबर्ग के द्वारा। इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन के नाम से है वह जाना जाता है। इस कार्य हेतु ब्लूमबर्ग नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से वह सम्मानित किया गया था। इस रोग में रक्त के संपर्क से फैलता है, यानी ब्लड के कॉन्ट्रास्ट से है वह ये मुख्यतः रूप से फैलता है, इसलिए इसको एड्स से भी ज़्यादा है वह खतरनाक माना जाता है। इस रोग से रोगग्रस्त व्यक्ति के निरंतर संपर्क से अगर कोई व्यक्ति रहता है तो इस रोग का प्रसार उस व्यक्ति में यानी स्वस्थ व्यक्ति में होने की संभावना रहती है। यानी जैसे एड्स के जो कारण है, इस प्रकार के कारण अगर देखे जाए तो हेपेटाइटिस में हम है वह पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक दूषित व्यक्ति के माध्यम से है वह एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलेंगे। किस प्रकार से फैलेंगे? दूषित व्यक्ति की सिरिंज यानी उसकी जो निडल्स, रक्तदान, असुरक्षित जो यौन संबंध है, संक्रमित व्यक्ति की ब्लड और अन्य जो सामान है वो उपयोग में लेने से एक स्वस्थ व्यक्ति में इस रोग के वह लक्षण है वह दिखाई देते हैं। तो जिस प्रकार एड्स के जो लक्षण कारण है वो लक्षण अगर देखे जाए तो इस हेपेटाइटिस में देखे जा सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की है वह ब्लड, किसी व्यक्ति की सिरिंज जो एड्स से पीड़ित है या इस हेपेटाइटिस से पीड़ित है, उसके बाद ब्लड, इसके बाद गर्भावस्था के दौरान यदि माँ से है वह शिशु में जो कारण अपन पढ़ते हैं एड्स में, वही है वह कारण इसमें देखे जा सकते हैं। तो ये स्वस्थ व्यक्ति में ये इस रोग के है वह लक्षण है वह ट्रांसमिटेड है वह हो सकते हैं। अब हेपेटाइटिस बी में हमको है वह उपचार क्या करना है, मुख्यतः रूप से क्या ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट तो मैंने अभी बताया, जो कारण है उन कारणों से बचना चाहिए, यानी संक्रमित व्यक्ति की ब्लड, निडल इन सब का उपयोग है वो नहीं करना है। इसके अलावा गर्भावस्था में मां से शिशु में फैलता है, ये इसका कारण है।
तो इन कारणों से वह हमको है वह क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार के कारणों से वह बचना चाहिए। इसके बाद इंजीरिक्स बी एक टीका है, बी ये एक वैक्सीन है, ये एक टीका है, उस टीके का है वो उपयोग है वह करना चाहिए। इसके अलावा जो रिबॉक बी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया टीका है, रिबॉक बी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया जो टीका है, उस टीके का उपयोग है वह करना चाहिए। ये तो ये ट्रीटमेंट है। तो हेपेटाइटिस के बारे में आपको पढ़ना है कि हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है। लैंगिक संचरण के माध्यम से इस रोग का है वह प्रसार होता है। मुख्यतः रूप से इसका इफेक्टेड ऑर्गन्स होता है वह लिवर। हेपेटाइटिस के 6 प्रकार होते हैं, ए बी सी डी ई एंड देन आफ्टर जी। इसमें हेपेटाइटिस बी होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस ए, जिसको सामान्यतः रूप से पीलिया कहा जाता है। जॉन्डिस नॉर्मली रूप से होता है लोगों में, सामान्यतः रूप से ये बीमारी देखी जाती है, कुछ दिनों तक रहती है, वापस व्यक्ति सामान्य रूप से हो जाता है। इस दौरान भूख न लगना, पेट में दर्द होना, आँख, इसके बाद मूत्र का रंग और हमारे जो नाखून है वो पीले रंग के हो जाते हैं, और व्यक्ति लगातार है वह इसके संपर्क में होने के कारण है वह 5-7 दिनों के बाद इस रोग के धीरे धीरे है वह लक्षण है वह धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी सबसे डेंजरस होता है, लैंगिक संचरण के माध्यम से फैलता है। जिस प्रकार एड्स के जो कारण बनते हैं वही कारण इसमें बनते हैं, जैसे संक्रमित व्यक्ति की नीडल, संक्रमित व्यक्ति की ब्लड, संक्रमित व्यक्ति का ब्लड, और मादा से शिशु में इस रोग का है वाहक है वो होता है। इसको ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी में है वो खोजा गया था डॉक्टर ब्लूमबर्ग के द्वारा। तो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी में खोजा गया था, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन प्रतिजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस कार्य को हेतु इस ब्लूमबर्ग को है वह नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। जो मैंने कारण बताए थे उन कारणों से आपको बचना है। तो संक्रमित व्यक्ति के जो ब्लड, इसके बाद निडल, इन सब का यूज नहीं करना है। इसके बाद उपचार में अपन देखते हैं कि इंजेक्स बी का जो टीका है वह विदेशी टीका है, उस टीके का उपयोग है वह मनुष्य के द्वारा किया जाता है, उसका यूज करना चाहिए। रिबॉक बी जो जेनेटिक इंजीनियर के बनाया गया टीका है, उस टीके का उपयोग है वह व्यक्ति के द्वारा है वह किया जाता है, और इस रोग से है वह बचा जा सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको है वह स्टडी करनी है।